जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सबको। प्यारे बच्चों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था संप्रेषण। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जिसमें आप लोगों को संप्रेषण के प्रकार बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा कि अगर संप्रेषण पे मैं बात करूँ प्रकार पे, तो प्यारे बच्चों, प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और उसका गत्यात्मक, सक्रिय एवं उसको जीवंत बनाने के लिए उसका अनवरत विकास करना जरूरी होता है। ठीक है। और शिक्षण में संप्रेषण का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और इसको विविध प्रकार से प्रस्तुत भी किया जाता है। इसीलिए इसके कई रूप देखने को मिलता है जो वर्गीकृत में बताया गया है। तो संप्रेषण के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो इसमें मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण। तो सबसे पहले शाब्दिक संप्रेषण किसे कहते हैं यही आप समझिए, फिर इसके पश्चात हम इसको बताएंगे कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो जो प्यारे बच्चों शाब्दिक संप्रेषण होता है, सदैव क्या होता है, भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक। अब भाषा के माध्यम से ही क्या करते हैं, हम अपने सूचनाओं को, तथ्यों को, विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। ठीक। और ये दो रूपों में हो सकता है। कहीं ना कहीं आप बात कर सकते हैं इसमें मौखिक संप्रेषण भी हो सकता है जिसमें वाणी की सहायता ली जाती है, और दूसरा जो होता है उसमें लिखित संप्रेषण, जो हम लिखित संप्रेषण के माध्यम से भी किया जाता है, जिसमें कह सकते हैं कि कुछ हम संकेतों के माध्यम से, प्रतीक चिन्हों के माध्यम से, ठीक है, और भी चीज़ों के रूप में जो लिखित रूप में होता है, उसी के आधार पे हम संप्रेषण करते हैं। तो ये शाब्दिक जो संप्रेषण होता है वो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तो वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। ठीक। तो अगर मैं इसमें बात करूं, आपका मौखिक संप्रेषण किसे कहते हैं, ठीक है, तो मौखिक संप्रेषण में तथ्यों का, सूचनाओं का, विचारों का जब आदान प्रदान किया जाता है तो मौखिक रूप से किया जाता है। ठीक है। और मौखिक रूप से जब करते हैं तो इसमें संप्रेषण करने के लिए प्रेषक और प्राप्तकर्ता, मतलब जो भेज रहा है, संप्रेषण जो कर रहा है, जो ग्रहण कर रहा है, दोनों का आमने सामने होना जरूरी है। और इसके अंतर्गत देखेंगे जो संप्रेषण जब किया जाता है इसके अंतर्गत, तो जैसे व्याख्यान हो गया, परिचर्चा हो गया, संवाद हो गया, संगोष्ठी हो गया, सेमिनार हो गया, ये सारी चीज़ें जो की जाएंगी ना कक्षा में या किसी हाल में किया जाएगा, तो ये मौखिक रूप से ही किया जाता है। ठीक है। वाणी के माध्यम से किया जाता है, जहाँ पर कह सकते हैं प्रेषक और रिसीवर दोनों आमने सामने होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना आमने सामने हुए ये संप्रेषण प्रभावित ढंग से हो ही नहीं सकता है। जब भी आप सेमिनार देखते हैं तो सेमिनार में किसी भी एक लेक्चरर को या फिर किसी भी एक प्रवक्ता को बुलाया जाता है, वो टॉपिक दिए जाते हैं और उस टॉपिक के आधार पे बच्चे बैठे रहते हैं और उस टॉपिक पे आकर के वो सेमिनार प्रस्तुत किया जाता है। और भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो भी सेमिनार प्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन जो तथ्य रहते हैं, जो सूचनाएं रहती हैं, लोग सुनते हैं ना, बैठे सामने ही बैठ करके सुनते हैं ना। आज तकनीकी आ गया है जिसके माध्यम से कह सकते हैं कि एक वेबिनार भी कराया जा रहा है ना, तो वेबिनार में भी हम आमने सामने ही रहते हैं। जैसे मोबाइल से है तो मोबाइल से आप तकनीकी रूप से जुड़े हुए हैं, तो आमने सामने है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो ये भी क्या है, ये मौखिक संप्रेषण है। यहाँ पर प्रेषक और प्राप्तकर्ता को आमने सामने होना जरूरी होता है। ठीक बात। अब दूसरी बात किया जाए लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण में सूचना देने वाला और सूचना ग्रहण करने वाला दोनों को आमने सामने होने की ज़रूरत नहीं होती है, कह सकते हैं आवश्यकता नहीं होती है। हम तथ्यों को, विचारों को, सूचनाओं को क्या करते हैं, लिखित रूप में। लिखित का मतलब होता है कि इसको हम संकेत के माध्यम से, कुछ प्रतीक चिन्हों के माध्यम से, चिन्ह के माध्यम से हम अपने विचारों को, भावनाओं को, सूचनाओं को प्रकट करते हैं। ठीक है। और वो एक स्थान पे
लिख रहा है उसको, ठीक है, और दूसरे स्थान पे जब भेजता है तो वो वहाँ जब जाएगा तो उसको क्या करेगा, वो लिखित रूप में मिलेगा और उसको वो संप्रेषण को पढ़ लेता है और उसी पढ़ने के आधार पे ही वो क्या करता है, उसके भावों और विचारों को समझने का प्रयास करता है, समझता है, ठीक है। तो इस तरीके का कहीं ना कहीं यहाँ पे किया जाता है। तो जब लिखित संप्रेषण होता है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऐसा संप्रेषण होना चाहिए लिखित रूप में जो बोधगम्य हो, मतलब उसको समझने में आसानी हो, सरल हो, स्पष्ट हो, लिखावट सुंदर हो, समझने योग्य होना चाहिए, जिसको हम भेज रहे हैं उसके मानसिक और बौद्धिक स्तर का होना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं लिखित संप्रेषण भी सब प्रभावशाली हो पाएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं वो उतना ज़्यादा प्रभावशाली संप्रेषण नहीं माना जाएगा। क्योंकि हमने जो चिट्ठी लिखा उसमें हमने ऐसा लिखा जो आजकल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लोग कुछ ही कोड करके लिखते हैं जो समझ में आता है, W8 लिख दिए। अब आप तो पढ़ेंगे W8 ना, बहुत सारे लोग इसको कहते हैं वेट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे शब्दों में भी इसको लोग लिख देते हैं। बहुत सारे जो आइकन बनते हैं या इमोजी बनते हैं उसके माध्यम से आप लिखित रूप में व्यक्त कर देते हैं। आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, मतलब लिखते हैं, टाइप करते हैं, टाइप करके भेज देते हैं। कभी कभी तो आप बोल के भी उसमें करते हैं तो वो लिखित होता है, जब आप बोलते हैं ना तो उसमें देखे होंगे लिखा जाता है, हिंदी में, अंग्रेजी में, वो लिखता है, उसके पश्चात आप भेज देते हैं, ठीक है। तो ये भी लिखित रूप में होता है। तो लिखित जो होना चाहिए, कभी कभी जो आप बोलते हैं ना वो सही नहीं सुन पाता है, तो जो संप्रेषण अगर गड़बड़ हो जाता है ना तो वो कुछ गलत ही लिख करके दे देता है। तो अगर आप गलत लिख भेज देंगे तो उसका जो सही बोध होना चाहिए वो बोध प्राप्तकर्ता को नहीं हो पाता है। तो ये लिखित संप्रेषण में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लिखित संप्रेषण। इतनी बात सबको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अशाब्दिक संप्रेषण। जैसा कि नाम से ही है, यहाँ पर अशाब्दिक संप्रेषण में वाणी संकेत का प्रयोग किया जाता है, चक्षु संपर्क का प्रयोग किया जाता है, मुख मुद्राएं के द्वारा संप्रेषण किया जाता है, स्पर्श संपर्क के द्वारा संप्रेषण किया जाता है। यहाँ पर वाणी का प्रयोग नहीं किया जाता है, या कह सकते हैं भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। उसे ही हम क्या कहते हैं, अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। अब इसमें प्यारे बच्चों समझिएगा कि वाणी संकेत किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहले इसको समझिए आप, वाणी संकेत क्या है, फिर इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। वाणी संकेत में इस संप्रेषण के अंतर्गत, ये जो संप्रेषण होता है, इस संप्रेषण के अंतर्गत जब आप देखेंगे तो जो विचार होते हैं, ठीक है, विचार जो हुआ, जो भावनाएं हुई, ठीक, तो कह सकते हैं कि जो इस संप्रेषण के अंतर्गत जो विचार हैं, भावनाएं हैं, तथा जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति है, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से छोटे छोटे जो समूहों में आमने सामने रह करके वाणी के माध्यम से क्या करता है, प्रकट करता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, वाणी संकेत संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि इस संप्रेषण के अंतर्गत विचारों को, भावनाओं को, व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति होती है, व्यक्तिगत रूप से छोटे छोटे क्या किया जाता है, समूहों में आमने सामने रह करके वाणी के माध्यम से संप्रेषण किया जाता है। जैसे क्लासरूम में क्या किया जाता है, इस वाणी संकेत का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाऊं कि जैसे क्लासरूम में शिक्षण कार्य किया जा रहा है टीचर के द्वारा, तो अब टीचर्स के द्वारा शिक्षण कार्य करने के पश्चात बच्चों से एक प्रश्न पूछा गया, प्रश्न का जब वो उत्तर दे रहा है तो टीचर कहेगा ऐसे करके उसकी सहमति व्यक्त करता है, ठीक है, या फिर फेस पे एक स्माइलिंग ला दिया ऐसे करके। तो जब ये चीज़ें लाया तो उसने कहीं ना कहीं यहाँ बोला नहीं, भाषा का प्रयोग नहीं किया, लेकिन यही जो अपने वाणी है उसको क्या किया, मुस्कुरा दिया, ये सारी चीज़ें कर दिया। तो इससे जो विचार हैं, वो भावनाएं हैं, बच्चे समझ गया कि मेरा उत्तर क्या है, सही है, इसलिए सर ने हमारे प्रश्न पे उत्तर पे क्या किया, मुस्कुराए हैं। तो इस तरीके का जो प्रदर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाणी संकेत कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हाँ हाँ करके, ठीक है, या हूँ बोलते हैं,
ठीक है। सीटी बजाना हो गया, सीटी बजाना या फिर मुस्कुराना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वाणी संकेत के अंतर्गत आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ा जाए। चक्षु का मतलब यहाँ पर समझ जाइए आंख, आंख और मुख मुद्रा, ये दोनों चीजें, आंख और मुख, ये दोनों चीजें से रिलेटेड है। अब इसमें देखिए यहाँ पर हम क्या करते हो, आंखों के माध्यम से या मुख मुद्राओं के माध्यम से प्रसन्नता, भय, क्रोध, आश्चर्य आदि का संप्रेषण सुगमता से करते हो या बताया जाता हो, कक्षा कक्ष में प्रस्तुतिकरण किया जाता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, चक्षु संपर्क या मुख मुद्राएं संप्रेषण कहते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान जो कक्षा शिक्षक होता है वो तमाम प्रकार की क्रियाएं करता है। जैसे अगर बच्चों के सामने इन क्रियाओं का प्रदर्शन करना हो, तो अगर बच्चे मान लीजिए क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा हो और ध्यान न दे रहा हो, तो एक टक बड़ी बड़ी आंखें करके वो देखेगा। अचानक जब छात्र देखेगा कि मौन हो गए टीचर, देख रहे हैं, तो वो आंखें बड़े बड़े देखेगा ना, तो वो समझ जाएगा कि सर मेरे पे क्या है, क्रोधित है। मतलब आंख लाल लाल कर लीजिए, बड़ा बड़ा कर लीजिए, अब उससे पता चल जाएगा कि टीचर क्या है, क्रोध कर रहा है। ठीक है। मुख मुद्राओं का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसे आप दांतों को क्या करिए, एक दूसरे पर रगड़िए, ठीक है, किरकिराना जिसको बोल सकते हैं। अगर आप करते हैं तब भी बच्चों को पता चल जाता है कि टीचर क्या है, क्रोध में है। ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं जहाँ पे क्रोध का बोध हो, भय का बोध हो जाए, प्रसन्नता का बोध हो जाए, आश्चर्य का बोध हो जाए, ठीक, तब इसका मतलब ये है कि चक्षु संपर्क या मुख मुद्राएं बनाई जा रही हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। और ये जो संप्रेषण होता है वो मूक बधिर के लिए ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। ठीक है। कक्षा शिक्षण में कह सकते हैं कि टीचर्स को इसको बखूबी इस्तेमाल करना चाहिए, और जो टीचर इस अशाब्दिक संप्रेषण में निपुण है उसका शिक्षण ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग भी करना चाहिए। थोड़ा सा प्रयोग करने में अगर कठिनाई होती है या फिर करने में आपको नहीं आता है तो इसका प्रभाव बच्चों पे भी दिखता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि मान लीजिए मुस्कुराने पे ही, हाँ, छोटे बच्चे हैं, अगर एक महिला टीचर है जो अविवाहिता है मान लीजिए और क्लासरूम में पढ़ा रही है, तो बच्चे क्या होते हैं ना कि आपस में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। अगर उसको टोक रही है, किसी एक बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेम से बुलाया जा रहा है, पुकारा जा रहा है, तो या उसको देख के मुस्कुराया जाता है, तो बार बार अगर फेस बहुत ज़्यादा आप मुस्कुरा रहे हैं तो बच्चे आपके मुस्कुराहट का भी अन्यथा ही वो भी हंसने लगते हैं, वो भी करने लगते हैं, तो कक्षा अनुशासन कहीं ना कहीं भंग होता है। बहुत सारे तो बच्चे भी आपस में बात कर लेते हैं कि अच्छा देख रहे हो मैडम, मुझे देख करके मुस्कुरा रही हैं, तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं वो उस मुस्कुराहट का अन्यथा ले लेते हैं। तो इसलिए आपके फेस पे स्माइलिंग होना चाहिए, लेकिन जब उसकी आवश्यकता हो तब, जब क्रोध की आवश्यकता हो तब क्रोध करें। आप अनावश्यक ही क्रोध ना करें, आप अनावश्यक ही मुस्कुराएं नहीं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसका समय समय पर इस्तेमाल करना चाहिए टीचर्स को। ठीक है। ये हो गया स्पर्श संपर्क। इसके समझिए कि स्पर्श संपर्क की अगर बात करते हैं, जिस संप्रेषण में स्पर्श को प्रमुख माध्यम बनाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्पर्श की संज्ञा देते हैं। ठीक है। क्योंकि इस स्पर्श से ही हम पता चलता है कि एक दोस्ती का हाथ है या फिर कह सकते हैं कि शत्रुता का हाथ है। जब भी कोई हमसे हाथ मिलाता है, स्पर्श करता है, मान लीजिए हमने ऐसे हाथ मिलाया, अगर अच्छे से मिलाया गया या फिर मिलनसार के रूप में, तो ये ऐसे ऐसे अगर मिलाया जाता है तो इसका मतलब ये दोस्ती का हाथ है। लेकिन यहीं पर अगर आपको हाथों को क्या किया जाए, ऐसे दबा दिया जाए, तो इसका मतलब वो शत्रुता का हाथ है। ठीक है। तो ये गुड टच और बैड टच आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से किया जाता है।
ठीक, तो इसके आधार पे भी बच्चे संप्रेषण को समझते हैं। जैसे कि आप गए, बच्चों के सिर पे ऐसे सहला दिए, क्या जी लगा रहे हो सवाल, तो उसके पश्चात वो समझते हैं सर ने मुझे बहुत मानते हैं, देखो आए तो मुझे ऐसे सारी चीज़ें। फिर उसके पश्चात आप कक्षा निरीक्षण के दौरान आप बहुत सारे बच्चों को कहीं ना कहीं आप इस तरीके से टच करते हैं, तो वो बच्चों को एहसास होता है कि ये किस प्रकार का स्पर्श था। तो ये कहीं ना कहीं भी चीज़ें अशाब्दिक संप्रेषण किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मान लीजिए एक तो संप्रेषण ये भी है स्पर्श में कि आप ऐसे गर्दन नीचे की और मारने लगे, तो क्या वो कहेगा कि नहीं मजाक में मार रहे थे? नहीं, क्योंकि उसको लग जाएगा कि ये जो स्पर्श था, स्पर्श संपर्क था, वो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए खतरनाक था, मारा गया ना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं संप्रेषण से संबंधित जो आप लोगों को अवगत कराया गया। ठीक, इसके अलावा भी दो संप्रेषण की बात किया जाता है, जिसमें है आपका व्यक्तिगत संप्रेषण और दूसरा होता है सामूहिक संप्रेषण। व्यक्तिगत संप्रेषण और सामूहिक संप्रेषण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्तिगत, जहाँ पर विविध बच्चों को अलग करके एक बच्चे को या एक बच्चे को क्या किया जाए, उसके साथ शिक्षण कार्य किया जाए या उसके साथ संप्रेषण किया जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत संप्रेषण के नाम से पुकारते हैं। कि वहाँ पर सभी बच्चों को नहीं बल्कि एक बच्चों को क्या किया जा रहा है, उसके साथ संप्रेषण किया जा रहा है। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, आपका वैयक्तिक संप्रेषण के नाम से इसको पुकारेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं आप लोगों को व्यक्तिगत संप्रेषण के बारे में। शिक्षक जब क्या करे, बच्चों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षण प्रदान करे, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संप्रेषण कहते हैं। और व्यक्तिगत शिक्षण में कह सकते हैं कि जब बच्चों को क्या किया जाए, पृथक या अलग अलग करके, पृथक करना मतलब अलग करना होता है, अलग अलग करके संप्रेषण किया जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संप्रेषण के नाम से इसको जानते हैं या पुकारते हैं। ठीक, अब इसके उद्देश्य क्या होते हैं, व्यक्तिगत संप्रेषण के पहले हिस्से को बता देते हैं, इसके उद्देश्य क्या है, इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है व्यक्तिगत संप्रेषण करने के। ठीक है, तो इसमें इसका जो मुख्यतः उद्देश्य होता है कि हर एक बच्चे का क्या करना, उनके मानसिक स्थिति का पता लगाना, उनकी बौद्धिक स्थिति का पता लगाना और उनकी रुचि का क्या रुचि है उसको जान करके उसके अनुसार शिक्षा देना, इसका मुख्यतः उद्देश्य होता है। क्योंकि उसकी आयु, लिंग और कह सकते हैं कि उसकी जो क्षमता है उसके आधार पर जब शिक्षा प्रदान की जाती है तो वो उसके लिए ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। ठीक है, और छात्रों की विशिष्ट जो योग्यताएं होती हैं वो व्यक्तिगत संप्रेषण करने से ज़्यादातर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हम व्यक्तिगत संप्रेषण करने से व्यक्तिगत विकास कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ज़्यादा हो पाता है बच्चों का। अच्छा, इससे क्या होता है ना कि बच्चों की रुचियों का पता चलता है, ठीक है, और उनका अभिव्यक्ति का पता चलता है कि किसमें ज़्यादातर वो रुचि ले रहे हैं और वो उसमें ज़्यादा अभिव्यक्त हो रहे हैं। तो इसलिए व्यक्तिगत संप्रेषण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, व्यक्तिगत जो संप्रेषण होता है वो साधारण छात्रों को कहीं ना कहीं दिया जाता है, छात्रों को व्यक्तिगत संप्रेषण ये प्रदान किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं मुख्यतः जो उद्देश्य होते हैं वो सामने निकल करके आते हैं। इसके गुण क्या होते हैं व्यक्तिगत संप्रेषण के, तो क्योंकि शिक्षा देना मुख्यतः जो केंद्र बिंदु होता है वो बालक होता है, तो बालक को ध्यान में रख करके क्या करते हैं, हम शिक्षा प्रदान करते हैं। तो व्यक्तिगत विविधताओं को ध्यान में रख करके शिक्षा दिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई मंद गति का बालक है तो उस बच्चे को ध्यान में रख करके हम व्यक्तिगत शिक्षा देंगे। अगर कोई तीव्र गति का बालक है तो उसको ध्यान में रख करके हम शिक्षा देंगे, तो उस तरीके का डेवलपमेंट उनका हो पाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो इस विधि के द्वारा
व्यक्ति का जो प्रभाव बालक पे व्यक्तित्व पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर व्यक्तिगत रूप से सिखाया जा रहा है तो उस पर व्यक्तिगत प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए उसका डेवलपमेंट ज़्यादातर देखने को मिलता है। अच्छा, इसमें क्या है, बालक स्वयं करके सीखेगा या स्वयं वो एक्टिव रहेगा, क्रियाशील ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एक ही बालक को आप सिखा रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ होम ट्यूशन जो है, अगर किसी एक बालक को आप दे रहे हैं तो एक ही बालक केंद्र में है, एक ही बालक को ध्यान में रख करके सारी चीज़ें आप प्लानिंग करेंगे और उसको बताएंगे, तो उसी के लिए सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही है, वो बच्चा ज़्यादातर क्रियाशील होगा, तो वो ज़्यादा उसका डेवलपमेंट माना जाता है कि यहाँ पर व्यक्तिगत संप्रेषण के द्वारा होगा, ठीक है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं मानी जाती है। व्यक्तिगत संप्रेषण में छात्र अधिक प्रभावित होता है और वो जल्दी सीखते हैं, ये भी चीज़ें पाई जाती हैं कि व्यक्तिगत संप्रेषण ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है, इसलिए, ठीक है। यह विधि व्यक्तिगत सिद्धांत पर आधारित होता है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं कहीं व्यक्तिगत संबंध चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर दोष की बात कर लिया जाए तो ये विधि क्या होती है, काफ़ी खर्चीली मानी जाती है, इसमें टीचर का श्रम ज़्यादा खर्च होता है, शक्ति ज़्यादा खर्च होती है, ये सारी चीज़ें कहीं अगर ध्यान में रखा जाए तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रत्येक बालक इसके लिए उत्साहित नहीं होता है, ठीक है। अगर जो कमज़ोर बालक है तो हमेशा चाहता है कि मुझे समूह में शिक्षा दिया जाए, वो हमेशा बीच में दुबका रहता है, तो ऐसे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं माना जाता है, वो प्रभाव नहीं दिखता है, तो इसका दृष्टिकोण भी कहीं ना कहीं संकुचित देखने को मिलने लगता है, ठीक है। दूसरा है उसके पश्चात सामूहिक संप्रेषण। सामूहिक संप्रेषण, इसका सबसे बड़ा उदाहरण कह सकते हैं कक्षा है। इस प्रकार का संप्रेषण जो होता है वो कक्षा शिक्षण में दिया जाता है, और यहाँ पे विविध प्रकार के बच्चे एक ही क्लासरूम में बैठ करके साथ में शिक्षा ग्रहण करते हैं, और यहाँ पर सबके सामने क्या करता है, टीचर एक साथ बैठा करके शिक्षा देता है, ठीक। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सामूहिक संप्रेषण कहते हैं। और अगर इसका सबसे बड़ा जो गुण देखा जाए, एक चीज़ अगर देखा जाए तो सामूहिक संप्रेषण में क्या होता है ना, विषय वस्तु पे अगर बात किया जाए तो कम समय में ज़्यादातर बच्चों को ज्ञान दिया जाता है। और सामूहिक संप्रेषण में एक चीज़ और होता है कि हम सामूहिक रूप से एक साथ बैठा करके सभी बच्चों को शिक्षण का कार्य कराते हैं, ठीक है। इसके उद्देश्य क्या होते हैं सामूहिक संप्रेषण के, तो जो पहला उद्देश्य देखने को मिलता है ये बहुत ही सरल होता है और स्वाभाविक होता है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है सामूहिक संप्रेषण से टीचर को विषय वस्तु जो होता है एक साथ सभी को बता देता है, इसको अलग अलग से बताने की ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें सामान्य बालक भी बैठा हुआ है, प्रतिभाशाली भी बैठा हुआ है, उसमें विविध प्रकार के बालक बैठे हैं, कम सीखने वाले भी बच्चे बैठे हैं, तो एक साथ बता दिया, ठीक है, ये लाभ होता है। इसमें संपूर्ण विषय वस्तु को कम समय में जल्दी से कवर किया जा सकता है, ठीक, ये भी लाभकारी होता है। यहाँ पे टीचर का ना कह सकते हैं एनर्जी कम लगती है, अलग अलग बताना होगा तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो इसलिए यहाँ पे शक्ति भी कम लगता है, कम खर्चीली भी होती है, एक साथ सभी को बैठाना पढ़ाना वो सारी शिक्षा। और यहाँ पे जो शिक्षण आप देते हैं वो प्रभावशाली शिक्षण होता है, और कहा जाता है कि ये प्रशिक्षण दे करके जीवन के लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, बच्चों में आपस में ही प्रतिस्पर्धा बनी रहती है कि मुझे ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया, सर हम बताएं, ऐसी कहीं ना कहीं होड़ लगी रहती है बच्चों में, तो ये सामूहिक संप्रेषण में ऐसी चीज़ें देखने को मिलता है। अगर यहीं व्यक्तिगत की बात किया जाए तो व्यक्तिगत में ऐसी प्रतिस्पर्धा नहीं रहती है, क्योंकि एक ही बच्चा है, उसने जो सीखा वो दूसरे बच्चों से कंपेरिजन नहीं कर पाता है, ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का संप्रेषण होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सामूहिक संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।